क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर मन में ये डाउट चल रहा है अभी भी, तो इसी सीरीज़ का पार्ट 1 देख लो। ये है पार्ट 2 जिसमें हम बचे हुए चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 को रैपिडली ख़त्म करेंगे और हमारा सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। कीवर्ड्स हैं इसमें, फ्लो चार्ट है इसमें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसमें। बाकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी को लेकर अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये वीडियो सीरीज़ कैसे काम आने वाली है, पार्ट 1 में जाओ, उसमें देखो। इनिशियल इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ समझाया है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 में आप सभी का रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने भी वीडियो लाइक किया, चैनल सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, वीडियो शेयर किया, आप सभी के लिए दिल से रिस्पेक्ट ब्रो। शुरू करेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर है डायरेक्टिंग। तो इसमें पहला है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के टाइप मिलेंगे दो, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में तो चाहे जो कुछ कर लो सब कम्युनिकेशन है। फॉर्मल की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 3 तरीके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। कैसे? मान लेते हैं ये कम्युनिकेशन है, अगर एक दूसरे से बात की ऐसे तो वर्टिकल, ऐसे बात की तो हॉरिजॉन्टल, और अगर ऐसे बात की तो वर्टिकल। फॉर्मल के होते हैं ये 3 तरीके। अब अगला टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो भैया बात करने में, कम्युनिकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्याएं उत्पन्न करती हैं, समझेंगे। तो इसमें पहला टाइप है सेमेंटिक बैरियर, मतलब मैसेज में ही दिक्कत है। क्या? अच्छे से मैसेज समझा नहीं पाए, ऐसे सिंबल यूज़ कर लिए जिसमें अलग अलग मीनिंग है, ट्रांसलेशन ही गड़बड़ है, क्या अज्यूम किया, क्लियरिटी नहीं है, टेक्निकलिटीज़ में गड़बड़ है, या जो टेक्स्ट है उसकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, या जेस्चर जो भी व्यक्ति दे रहा है वो गलत है। हाँ के लिए बोल दिया ऐसा और नहीं के लिए बोल दिया ऐसा, तो ये क्या हुआ? जेस्चर डिकोडिंग। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, समय से पहले ही कुछ और सोच लिया, लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान ही नहीं दे रहे, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, वही जो आप लोग क्लास में करते हो, ध्यान नहीं दे रहे ढंग से। मेरी नहीं, स्कूल की यहाँ तो मुझे इतना भरोसा है कि मेरी ऑडियंस काफ़ी अच्छे से जो पूरा मेरा वीडियो है वो देखती है। देन डिस्ट्रस्ट, भरोसा ही ना होना। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में दिक्कत है, रूल्स एंड रेगुलेशन में दिक्कत है, स्टेटस में दिक्कत आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। तो कुल मिला के कम्युनिकेशन में दिक्कत जो आती है हम वही पढ़ रहे हैं। हमने पढ़े सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और फिर है पर्सनल बैरियर। खुद को ही डर लग गया कि भैया नहीं कर पाएंगे, एग्जाम से पहले लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं, चाहो तो सब कुछ हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सब ऑर्डिनेट्स, जो सुपीरियर है, बॉस बैठा है, वो वही भरोसा नहीं दिखा रहा, किस पे? जूनियर्स पे। बात करने का मन ही नहीं हो रहा, अनविलिंगनेस। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, जितना मेहनत कर रहा है उतना पैसा ही नहीं मिल रहा, तो कौन ही कम्युनिकेट करेगा? कोई नहीं। अब यही कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होती है? तो ये होती है मैसेज क्लियर कर देने से, जो रिसीवर है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से मैसेज को डिलीवर करने से, कम्युनिकेट करने से पहले कंसल्ट कर लेने में चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जो लोगों की लैंग्वेजेस हैं, टोन्स हैं, कंटेंट है, अगर हम इसे अच्छे से समझ लें, अवेयर हो जाएं, तो भी हम अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं और लोग समझ भी सकते हैं। कन्वे थिंग्स टू हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। लिसनर्स जो हैं उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मैसेज दे देना और उनकी वैल्यू करना। प्रॉपर फीडबैक ले लेना। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। हम जो कम्युनिकेशन मैसेज दे रहे हैं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आज से जुड़ा है, बल्कि भविष्य से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। कम्युनिकेशन के बाद एक और कम्युनिकेशन जहां फॉलो अप लेंगे कि भैया समझ आया कि नहीं आया, एंड बी अ गुड लिसनर। फिर आते हैं हमारे अगले टॉपिक में, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला है हेल्प्स एंड, कितने गया, हाँ, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसे पूरा करने में मदद करता है। फिर
जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं वो सही हैं या नहीं, उनकी एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है। जो रिसोर्सेज हैं एफिशिएंटली यूज़ हुए हैं या नहीं, इसे समझने में मदद करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि भैया अगर नहीं कर पा रहे हो तो और अच्छे से कर पाओ। देन एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको मोटिवेट करता है, फिर इंश्योर करता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो ऑर्डर में चल रही हैं या नहीं चल रही, डिसिप्लिन में है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहीं से मैनेज होती हैं। एक्शन जो हैं गड़बड़ तो नहीं चल रहे कहीं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में आती है। देन लिमिटेशंस क्या हैं? देखो, कंट्रोलिंग की पहली लिमिटेशन तो ये है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जा सकते। मतलब जो नंबर्स हैं उनमें उनको सेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्वालिटीज सेट की जाती हैं, क्वांटिटी सेट नहीं की जाती। देन एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं, उसे कंट्रोल कर पाने में उतनी कारगर साबित नहीं होती। देन एम्प्लॉय जो हैं, कई बार अगर उनको ऐसा लगता है कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं, और फिर ये एक कॉस्टली अफेयर भी होता है। कुल मिला के यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस में कई बार बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। एग्जांपल के लिए कंपनी जो है आपसे बोलती है ना भैया फीडबैक दे दो, तो उनको तो उसमें भी खर्च करना पड़ता है, तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके बीच क्या संबंध है भैया? ये इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, एक दूसरे से संबंधित भी हैं। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव है। ये लिखा हुआ है और ये एक्चुअली में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव मतलब लिखा हुआ, कंट्रोलिंग मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है वो। दोनों प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। फिर आपने जो ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं ये कैसे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इनको आप मेजर करेंगे। फिर आपने मेजर कर लिया तो मेजर कर लेने के बाद आप कंपेयर करके देखेंगे कि भैया जो हमने परफॉर्मेंस के लिए मेजर सेट किए थे वो और एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और अगर वही दिक्कत आ रही है तो उन्हें बोला जाता है डेविएशंस। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको वो डेविएशन मिली तो आप उसे एनालाइज करोगे कि भैया ये जो दिक्कत आई है ये क्यों आई, और फिर आप इसको लेके क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन ले लोगे। So this was about the chapter 8 controlling, and moving forward to the chapter 9 that is financial management। तो बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है समझेंगे। तो यहाँ ये समझ आता है, पहली बात ये डिटरमाइन करेगा कि जो फिक्स्ड एसेट हैं इनकी साइज कितनी होने वाली है, इनका कंपोजिशन कितना होने वाला है। डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ करेंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स के साथ में करेंट एसेट्स कितने होंगे, इनके बीच का जो मेजरमेंट है किसे कितना रखना है, इसे ही बोला जाता है क्वांटम। तो क्वांटम ऑफ करेंट एसेट भी यहीं से मेजर होगा। फिर जो पैसा हम लेके आने वाले हैं वो पैसा क्या बोलेंगे हम उसको, फाइनेंस को। तो जो ये फाइनेंसिंग है कितना हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना है और कितना शॉर्ट टर्म, इस पर भी हम बहुत खासा ध्यान देते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो ये था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं ये हम डिसाइड करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन में हमें मिलते हैं 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट या फिर इसका एक और नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस पर असर डालते हैं। तो पहला है कि आपके प्रोजेक्ट में कैश फ्लो कितना है, जितना आपका कैश फ्लो होगा उसी हिसाब से
आप खर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आपने जो पैसा निवेश किया है उसमें आपको जो पैसा मिल रहा है वो किस रेट में मिल रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये समझेंगे। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी इसी से संबंधित होता है, इसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा खर्च करवा देने वाला डिसीजन होता है, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और इन डिसीजंस में ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ये जो डिसीजन होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा रिस्क होता है, और ये जो डिसीजन है ये रिवर्स नहीं किए जा सकते। देन कम्स फाइनेंसिंग डिसीजन, तो फाइनेंसिंग डिसीजन किन बातों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं समझेंगे कि भैया आप जो फाइनेंस करा रहे हो, है ना, चाहे आप बाहर से पैसा उठा रहे हो या फिर सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो, या मतलब या आप डेट ले रहे हो या खुद से फंड कर रहे हो, ये जरूरी फैक्टर है देखना कि आखिर उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। रिस्क, रिस्क किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो डेट जो होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, अगर कोई कंपनी रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहती तो वो क्या करेगी, सेल्फ फंडिंग कर लेगी। देन फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब किसी भी फाइनेंस को अरेंज करने में जो खर्चा आया है वो होता है फाइनेंस कॉस्ट। जैसे एक व्यक्ति कहीं लोन लेने जाता है बैंक में, तो उस लोन को लेने में भी उसके खर्चे आते हैं, तो वो जो खर्चे आते हैं उन्हें ही बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन, कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, मतलब अगर कंपनी के पास फंड अवेलेबल है तो मार्केट से डेट उठा लेगी, क्यों, क्योंकि इजीली रीपे कर पाएगी। लेकिन अगर वो ये देख रही कि हमारे पास फंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो फिर वो डेट से बचने की कोशिश करेगी, वो क्या करेगी, इक्विटी लेने की कोशिश करेगी, मतलब शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को ले जाकर वहाँ से पैसा उठाने की कोशिश करेगी। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने हैं, कौन कौन से ऐसे कंसीडरेशन है जो उसे कंट्रोल करने में ध्यान में रखने पड़ेंगे। कैपिटल मार्केट का स्टेट कैसा है, मतलब कैपिटल मार्केट जो है ये अभी बूम में चल रहा है या फिर इन्फ्लेशन में चल रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना होता है। क्यों, क्योंकि अगर बूम में चल रहा होगा तो कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठा लेगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन चल रही होगी, डिप्रेशन में चल रहा होगा मार्केट, तो वहाँ पर कंपनी फिर वहाँ से पैसा नहीं उठाएगी, वो डेट को ज़्यादा प्रेफर करेगी। देन कम्स डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। एक कंपनी में कुछ मालिकाना हक बाहर के लोगों को दे दिया जाता है छोटे छोटे शेयर के फॉर्म में, जो लोग पैसे देके खरीद लेते हैं। ये बाहर के जो लोग होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, उनका निवेश कहलाता है। कंपनी के जो मुनाफे होते हैं उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है कंपनी को, यही कहलाता है डिविडेंड। ऐसे फैक्टर जो डिविडेंड को अफेक्ट करेंगे समझेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहला ये है कि ये समझना ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि अमाउंट ऑफ अर्निंग कितना है, कितना पैसा कमा रही है कंपनी, वो जो कमा रही है वो स्टेबल है या नहीं। साथ ही साथ में डिविडेंड जो है वो स्टेबल है या नहीं, मतलब हर साल ऐसा तो नहीं है कि 1 साल दे दिया 4 साल नहीं दिया, लगातार दे रही है या नहीं, तो ये भी डिपेंड करता है। कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, शेयर होल्डर्स जो हैं उनका प्रेफरेंस कंपनी को लेकर कैसा है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी चल रही है, स्टॉक मार्केट का उस कंपनी को लेकर रिएक्शन क्या है, कैपिटल मार्केट में कितना एक्सेस है, लीगल कॉन्स्टेंट, ऐसा तो नहीं है कि आप जाना चाहते हो लेकिन लीगली आप एलिजिबल ही ना हो, तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कुल मिला के रुकावटें, तो लीगल रुकावट भी हो सकती है, और कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी जो है रुकावट देखने मिल सकती है। मूविंग ऑन, इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे,
ये इंश्योर करना कि भैया जब भी पैसे की ज़रूरत हो अवेलेबल रहें, और अननेसेसरी का फंड भी रेज ना किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ज़रूरत पड़ने पर पैसा मिल जाए और अननेसेसरी का पैसा रखा भी ना रहे। इंपॉर्टेंट क्यों है? भविष्य की तैयारी यहीं से होती है। कल को बिजनेस में किसी भी तरीके के अप एंड डाउन्स आते हैं, शॉक्स आते हैं या सरप्राइजेज आते हैं, तो उसे इजीली हैंडल किया जा सकेगा। अलग अलग फंक्शन जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। किसी भी तरीके के जो एफर्ट हैं उसमें ओवरलैपिंग यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होगा। प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करेगा। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में जो लिंक है वो कौन देगा? डिविडेंड डिसीजन। इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के बीच में लिंक कौन प्रोवाइड करेगा? डिविडेंड डिसीजन। और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि बिजनेस ऑपरेशंस में कितना प्रोपोर्शन ऐसा है जो आप डेट यानी उधारी में ले रहे हैं, इक्विटी यानी कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग थ्रू शेयर होल्डर कर रहे हैं। इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो पहला है कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अगेन दिन का समय, कंस्ट्रक्शन का काम बाजू में चल ही रहा है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। गट फीलिंग आ रही है किससे क्वेश्चन आ सकता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है ICR इज इक्वल टू, तो इसीलिए मैंने ये अलग से लिख दिया है, आप भी इसे लिख लेना। देन डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है ये भी इम्पैक्ट डालेगा कैपिटल स्ट्रक्चर पर। डेट का कॉस्ट कितना है, महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है, ये भी निर्भर करता है। टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट ऐसे कॉस्ट हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं किस पर? कैपिटल स्ट्रक्चर पर। अगर ये सस्ते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर उसी हिसाब से पड़ेगा। जैसे कि डेट सस्ती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यानी कि मार्केट से उठाया गया पैसा ज़्यादा होगा। अगर महंगा है तो वो कम होगा, हम इक्विटी पर यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और क्या होगा ये देखना कि रिस्क कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कंट्रोल कितना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना है, स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी है, साथ ही साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है दूसरी कंपनीज का जिसका नेचर आपकी कंपनी के जैसा है। बहुत सारे गिवन है, लेकिन आई होप इसमें आपको कम से कम 4-6 तो याद रह ही जाएंगे। बहुत इजी भी है क्योंकि बहुत सारे। देन आता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल मिलती है दो तरीके की, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने अपने वीडियो में, जिसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल को मैंने समझाया हुआ था। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल से हम मूव करेंगे किसमें? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट आप टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल तो याद डेफिनेटली रखना। कुल मिला के जो करेंट एसेट हैं अगर उसमें लाइबिलिटी ऐड कर दोगे आप तो क्या मिल जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। और अगर लाइबिलिटीज़ नहीं है उसमें तो वो रहेगी क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, भैया ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल पर असर डालते हैं? जैसे नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जांपल के लिए अगर एक कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो भैया मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल में बहुत पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल में बहुत पैसा लगेगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। और वहीं ट्रेडिंग कंपनी है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत जो है वो कम पड़ेगी। यही सिंपली बताता है कि बिजनेस का नेचर डिफाइन करेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितना बड़ा बिजनेस, जितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, जितना कम करंट एसेट की ज़रूरत यानी कि एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत, उतना कम ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की।
फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब वही कि बिजनेस कितना बड़ा है या छोटा है। बिजनेस साइकिल मतलब एक बार में, एक साल में, महीने में, दिन में आप कितने बार आपके बिजनेसेस में प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हो। सीजनल फैक्टर, ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस सिर्फ किसी सीजन से संबंधित है। प्रोडक्शन साइकिल, फिर क्रेडिट अलाउ करते हैं या नहीं। एग्जांपल के लिए क्रेडिट अलाउ करना, अब मान लो आपकी कंपनी माल बेचने के साथ साथ उधारी सुविधाएं भी दे रही है, जैसे बजाज की गाड़ी ले रहा है और बजाज फाइनेंस भी अवेलेबल है। तो सोचो कि पहले तो वो बाइक बेच रही है, फिर उधारी भी देना है आपको, फाइनेंस भी देना है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड होंडा की गाड़ी लेने गए तो होंडा वाले में क्या है, गाड़ी तो मिल गई लेकिन वो फाइनेंस फैसिलिटी नहीं देंगे, तो उनकी वर्किंग कैपिटल उतनी नहीं होगी जितनी बजाज फाइनेंस की होगी। क्रेडिट अवेल्ड, देन रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, एफिशिएंसी कितनी है आपके बिजनेस में, फिर कितना आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है, कंपटीशन जो है उसका लेवल कितना है, इन्फ्लेशन महंगाई कितनी चल रही है। ये सारे फैक्टर वो फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों पर। फिर आता है फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे फैक्टर जो फिक्स्ड कैपिटल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहली बात, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड एसेट में लगाया गया पैसा, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इसमें जो पैसा लगाते हैं वो आता है किस कैटेगरी में, फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में। और इसे कौन कौन अफेक्ट करेगा, अगेन वही पहला कि जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, बिजनेस के नेचर के साथ साथ स्केल ऑफ ऑपरेशंस कितना है। देखो अब स्केल ऑफ ऑपरेशंस दोनों के लिए, दोनों में होता है, वर्किंग में भी इसमें भी, क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत समझ कैसे आएगी कि आपका बिजनेस जो है कितना बड़ा है। चॉइस ऑफ टेक्निक, आप कौन कौन सी तकनीक यूज़ कर रहे हो, लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या मशीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। लेबर ज़्यादा यूज़ करोगे तो कम कैपिटल, अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल। फिर टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड चाहते हो करना या नहीं, अगर करोगे तो अगेन फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। ग्रो करना चाहते हो, मॉडर्नाइज करोगे तो कैपिटल लगेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो भी पैसा लगेगा। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं या नहीं, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा किस पर, फिक्स्ड कैपिटल पर। देन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कि आप जो दूसरी कंपनियां हैं उनके साथ कितना कोलैब कर रहे हो। अगर आपने दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है और वो मॉडर्नाइज करना चाहती है तो अगेन आपको फिक्स्ड कैपिटल में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी। बीएस में हमने 4 दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे थ्योरी इंपॉर्टेंट हो, हमने सब कुछ कवर किया है। और ऐसा ही हम ये सोच रहे हैं कि हम अकाउंटेंसी के लिए भी करें, लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि आपको ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी। साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए अकाउंटेंसी के वीडियो लेकर आएँ। तो बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10। बात करेंगे मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के फीचर क्या हैं। तो मार्केटिंग का पहला फीचर है नीड एंड वांट। ये समझेगा कि मार्केट की नीड्स क्या हैं, मार्केट की वांट्स क्या हैं, साथ ही साथ में मार्केट ऑफरिंग के बारे में ये बात करेगा। जो ज़रूरत है मार्केट की, जो नीड है मार्केट की, उस हिसाब से ये उसे फुलफिल करेगा। फिर है कस्टमर वैल्यू। यहाँ पर कस्टमर्स की वैल्यू को समझा जाता है कि भाई जो कस्टमर है उस तक हमें प्रोडक्ट जो पहुँचाना है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कस्टमर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है और जो कस्टमर होता है इनके बीच में एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं फॉर द मनी। फिर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। तो हम बात करें सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किस पर बात करेगा, यहाँ पर मेन फोकस ये होता है कि जो प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉस्ट जो है ये कम से कम हो, ताकि वो कस्टमर जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते उनके लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ना जो, ये वाइसा वर्सा चलता है। ये
ध्यान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अवेलेबल हो। यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन और कम खर्चा। यहाँ पर इनोवेशन पर ध्यान दिया जाता है और ये ध्यान दिया जाता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो। देन आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, अग्रेसिव सेलिंग की जाती है और प्रमोशन किया जाता है। मतलब दे भर भर के कॉन्सेप्ट, जैसे बायजूस ने किया था कि जहां आप पहले देखते रहे होंगे 2 साल पहले, जहां देखो वहां बायजूस नजर आता था, तो वो क्या था, वो था सेलिंग कॉन्सेप्ट। अग्रेसिवली वो वहां पर क्या करते थे, सेल किया करते थे चीज़ों को। बात करें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कस्टमर की नीड और सेटिस्फैक्शन में। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर कस्टमर की नीड्स और सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट किया जाता है और साथ ही साथ में प्रमोशन किया जाता है। देन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कस्टमर को भगवान माना जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पर जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाएगा। फंक्शन क्या होंगे मार्केटिंग के, तो फंक्शन में क्या है, देखो भाई मार्केटिंग करनी है तो मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। देन मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग को लेके प्लानिंग करना, फिर जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करना, देन उसको डेवलप करना। जब आप डेवलप कर लेंगे तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज भी किया जाता है, ग्रेड भी किया जाता है, यानी कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसे उस हिसाब से रख देना, सेट कर देना, अरेंज कर देना कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। जब प्रोडक्ट पैक हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे, उसे पैक कर दोगे, उस पर लेबल लगा दोगे, और ये कर लेने के बाद फिर क्या करोगे, आप उस पर ब्रांडिंग करोगे। फिर क्या यहाँ कहानी ख़त्म? नहीं। प्रोडक्ट पहुँच जाने के बाद आप अगर एक समझदार प्रोड्यूसर हैं तो आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस पर भी ध्यान देंगे। आप ये भी ध्यान देंगे कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो अच्छी बनी रहे। आप प्रमोशन पर ध्यान देंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टोर्स में अवेलेबल रहेगा इस पर ध्यान देना। कितने अच्छे से वो पहुँचेगा इस पर ध्यान देना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका माल है सड़े गले नहीं, ख़राब ना हो, इस पर ध्यान देना, यानी कि स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। कमिंग टू मार्केटिंग मिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, इसमें इसको 4 P's भी कहा जाता है। ये जाना जाता है किस नाम से? 4 P's से। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट मिक्स में आपको क्या मिलेगा? 3 BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अगेन ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स में क्या है? प्राइजेस से संबंधित जो भी फैक्टर है वो डाल देना कि कॉस्ट कितनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, जो गवर्नमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, रेगुलेशंस जो हैं वो कैसी हैं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपने जो प्राइस रखे हैं वो किस हिसाब से रखे हैं, कम क्वांटिटी देके क्वालिटी देकर ज़्यादा अच्छा पैसा लेना या ज़्यादा क्वांटिटीज़ देकर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो ये सारे किस में आते हैं? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में। देन आपने कौन सी मार्केटिंग मेथड यूज़ की हैं, आप जो प्रमोशन है वो कैसा करवा रहे हो, कितना मास करवा रहे हो, बड़े लेवल में करा रहे हो, छोटे लेवल में करा रहे हो, उसका खर्चा कितना आने वाला है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे प्लेस मिक्स की। तो प्लेस मिक्स में क्या होता है कि आपको आपका प्रोडक्ट वहाँ रखवाना होता है जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर के पास पहुँच जाए। तो इसके 2 चैनल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल को जीरो चैनल भी बोला जाता है। वाई? क्योंकि डायरेक्ट चैनल में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा ना वो क्या करेगा, डायरेक्टली सामान किसको बेच देगा? कस्टमर को। तो ये हो गया डायरेक्ट चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल। अब इसी में अगर आपने डाल दिया एक होलसेलर, तो अगर आपने होलसेलर डाल दिया है तो ये बन जाएगा 1 लेवल चैनल। अगर आपने इसी में डाल दिया है रिटेलर को तो ये बन जाएगा 2 लेवल चैनल, और इसी में अगर रहेगा एजेंट तो ये बन जाएगा 3 लेवल चैनल। कुल मिला के जितने लोग बीच में आ जाएंगे उतने लेवल का चैनल बन जाएगा। देन फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पर इसमें भी ध्यान देना होता है कि आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग का क्या टाइम है। आप ज़्यादा टाइम लोगे, कस्टमर चला जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वरना आपका सामान टूट फूट जाएगा। फिर आता है वेयर हाउसिंग, आपको ध्यान देना होता है। सुन लिया, मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना। देन वेयर हाउसिंग के बाद अगर हम बात करें तो यहां आप अपना सामान क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब आपका जो स्टॉक है वो एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो सड़ जाएगा, कम होगा तो कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं होगी। देन कम्स प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट, दैट इज एडवर्टाइजिंग। पर्सनली व्यक्ति जाके सेल कर सकता है चीज़ों को, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। एंड देन कम्स पब्लिक रिलेशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये है हमारा लास्ट चैप्टर। बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तो सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो दो तरीके से इंपॉर्टेंस है कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये बिजनेस के नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर के नज़रिए से भी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर के नज़रिए से क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो बीइंग अ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाए तो वहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काम आएगा। कंज्यूमर जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के काम में आएगा। अगर किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स का तो उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण रोकने में भी हेल्प करेगा क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जबकि बिजनेसेस के लिए क्यों हेल्पफुल है, बिजनेसेस के फायदे में ही होता है ये लॉन्ग टर्म में। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो नाराज नहीं होते, अगर होते हैं तो समाधान मिल जाता है, समाधान मिलने से उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिस वजह से बिजनेस लॉन्ग टर्म में चल पाते हैं। बिजनेस जो है ये सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं समाज के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति। मोरल जस्टिफिकेशन यानी कि नैतिकता की बात होती है। फिर होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर ये ढंग से काम नहीं करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार बीच में आ जाएगी, कंपनी बदनाम हो जाएगी। फिर आता है फीचर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कुछ फीचर्स दिए हैं। क्या हैं, कुछ इनके पास राइट्स हैं। देन जो राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को वही आते हैं किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। यहाँ ऐसे प्रोविजन बताए गए हैं, ऐसे नियम कानून बताए गए हैं जो कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाएंगे। इसकी जो मशीनरी है ये 3 टियर लेवल पर होती है, और ये जो 3 टियर लेवल में मैकेनिज्म मशीनरी है ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में समझाई थी। अगर आपको टाइम मिले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो भी एक बार आप ज़रूर देख लेना। ऑल दो 3 टियर एजेंसी जो हैं वो इसमें ये जो 3 एजेंसीज होती हैं इसमें आपको 3 मिल जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन। कंज्यूमर राइट क्या होते हैं, राइट टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षित रहने का अधिकार, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा कि भैया कंज्यूमर ही मर गया, है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। राइट टू चूज, ऐसा नहीं है कि जो सेलर है वो ज़बरदस्ती अपना सामान थमा दे, बेच दे, चेप दे। भाई जो मन होगा कस्टमर का खरीदने का वो वही खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड राइट टू चूज। फिर आता है राइट टू वैसे का नॉर्मल वीडियो होता ना तो ये एडिटिंग के दौरान कट कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि टाइम कम बचा है तो हम टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मजबूरी में मेरे साथ साथ आपको भी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अरे यार पूरी खुदा याद ही कर लेगा ये। मशीन भी अच्छी है इसकी, हम डर जाते इतना यूज़ करने के बाद कि कहीं मशीन ही ना जल जाए। ओके, होप फिर से आवाज़ ना करे। फिर है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके की अगर समस्या आ चुकी है तो उस समस्या का समाधान कहलाता है रिड्रेसल। तो यहाँ कंज्यूमर का अधिकार होता है कि उसकी समस्या का जो समाधान है वो दिया जाएगा।
फिर है राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन। कस्टमर जो है उसे पूरा का पूरा एजुकेट किया जाएगा अबाउट द प्रोडक्ट और उसके जो राइट होते हैं उसके बारे में। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंज्यूमर को मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, उसको क्वालिटी के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। यूज़ द प्रोडक्ट सेफली, प्रोडक्ट जो है सावधानी से सुरक्षा के साथ उपयोग में लेना चाहिए। जब सामान आप खरीद रहे हो, ये तो मैं पर्सनली भी आपसे बोलूँगा कि आप जब भी कुछ खरीद रहे हो, जैसे आप XYZ फ्रूट जूस खरीद रहे हो, नाम नहीं ले सकते ऐसे ओपनली किसी प्लेटफॉर्म में, वरना हमारे ऊपर ही वो आके बोले ये भाई पक्का फंस गया, पढ़ा रहा था कंज्यूमर राइट, इसी पे केस करो, ठीक है। तो XYZ जूस है, तो उसमें पीछे देख लो कि वो सच में असली है या नहीं। मैं तो रियल भी नहीं बोल सकता कि 1% फ्रूट पल्प है या 2%, बाकी शुगर और पानी है कि नहीं। तो यहाँ पर लेबल्स को आप केयरफुली पढ़ो। कैश मेमो मतलब उससे रसीद लो, GST बचाने के लिए, ये नहीं कि कैश पेमेंट करिए और छोड़ दिया। कंज्यूमर को ऑनेस्ट रहना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर हो सके समय मिले तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर जो है ये जो एनवायरनमेंट है उसको लेके अवेयर रहे, ऐसे प्रोडक्ट कम से कम खरीदने की कोशिश करें जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो भारतीय करने में एक्सपर्ट हैं, हमेशा कोशिश करें कि आपको एक बेस्ट डील मिल जाए। कंज्यूमर्स की बात कर लेने के बाद कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एक कंज्यूमर एसोसिएशन भी जो है ये रिपोर्ट फाइल कर सकता है। कई बार क्या होता है कंज्यूमर को समझ नहीं आता, तो वो क्या करते हैं किसी भी एसोसिएशन के पास चले जाते हैं, तो वो उनकी मदद करते हैं कंज्यूमर्स की, ताकि उनको उनका अधिकार मिल जाए। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, इसके लिए बना है पोर्टल पूरा, जागो ग्राहक जागो, सुना ही होगा। फिर वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, हजारों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, ऐसे में 15-20 लोग समझदार सामने आए और उनके बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर दी। कोई भी व्यक्ति है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एयर यानी कि वंशज, वो देन पेरेंट या लीगल गार्डियन, अगर माइनर है कोई भी व्यक्ति, बच्चे को टपा दिया कुछ भी, परेशान होकर जाएगा, मम्मी पापा से बताएगा, मम्मी पापा केस कर देंगे। अब हम बात करेंगे 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज की। देखो 1 करोड़ तक का मुद्दा है डिस्ट्रिक्ट में सेटल होगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मुद्दा है स्टेट में सेटल होगा, और 10 करोड़ से बड़ा अमाउंट है तो नेशनल कमीशन में ये मुद्दा सेट होगा। हाँ, अगर 1 करोड़ वाला सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट से तो फिर स्टेट जाएगा, फिर और सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल तक जा सकता है। सेम स्टेट वाला अगर सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट से तो नेशनल जा सकता है, लेकिन शुरुआत में 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट, 1 से 10 तक स्टेट, 10 से ऊपर नेशनल कमीशन। इसके बाद NGO वगैरह भी होते हैं जो कंज्यूमर की हेल्प किया करते हैं उनको न्याय दिलाने में। तो ये था पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, और यहाँ पर हमने 1 शॉर्ट सीरीज रिवीजन की, रैपिड रिवीजन की कवर कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अकाउंटेंसी की वीडियोस अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं, और आपके एग्जाम के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फोड़ के आओ पेपर में। तब तक के लिए माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।